हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपना चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे जो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम अपना चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि चैप्टर थर्ड का क्या नाम है। नॉलेज इज़ पावर पे आपका स्वागत है। चैप्टर थर्ड आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता, परिवर्तन, क्लास 12। ठीक है। और कौन सा? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड। ओके, अब बात करते हैं आगे। और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये क्लियर करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो चीज़ हमारी चैप्टर थर्ड में रह गई है, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस रह गई है जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम में आती हैं वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलो तो आइए पढ़ते हैं अपना चैप्टर थर्ड। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है कि सात्मीकरण और आत्मकरण क्या होता है। पहली बात क्या है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना उसको समझो, क्योंकि समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक समझना और उस चीज़ को याद रखना वो बेटर रहता है रटने से। ठीक है। तो अब जैसे कि डेफिनेशंस तो खासकर याद ही रहती है सबको कि क्या होता है क्या नहीं। इसका मतलब से ही पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है डेफिनेशन से। तो जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है कि सात्मीकरण और आत्मकरण। सात्मीकरण और आत्मकरण ये दो शब्द है, मतलब कि इसको सात्मीकरण करके भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है और आत्मकरण करके भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है। कैसे भी वो पूछ लेगा। अब इसका अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। सात्मीकरण और आत्मकरण, किसी की जाति, जो जाति है कास्ट है, समूह में धूल मिल जाना। जैसे कि क्या होता है, किसी की कोई कास्ट है और उस पर कोई खिलवाड़ करना या उससे बदतमीजी से बोलना या उससे अच्छा व्यवहार ना करना, इसका मतलब ये हो गया कि जाति समूह में धूल मिल जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सात्मीकरण कहलाता है। आत्मकरण और सात्मीकरण यानी कि किसी भी जाति का किसी भी जाति से अच्छा व्यवहार ना करना, उसके जो जातियों के समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं उसमें। तो ये डेफिनेशन उसके लिए है, जाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर। उसको दो नामों से जाना जाता है, सात्मीकरण और आत्मकरण। ये समझ आया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन के आगे चलते हैं। सांस्कृतिकरण क्या होता है। संस्कृति से आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि संस्कृति क्या होती है। सबकी संस्कृति अलग अलग होते हैं, सबके कल्चर्स अलग अलग होते हैं, सबका रहन सहन, खान पान, पहनावा सबके अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सांस्कृतिकरण क्या होता है। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति के रीति रिवाज, अनुष्ठान, कर्मकांड, कांडों या खान पान को अपनाती है। ठीक है। मतलब कि सांस्कृतिकरण इसमें क्या बताया गया है कि ये बताया गया है कि अगर कोई जो निम्न जाति होती है, जो उच्च जाति के खान पान, पहनावा या फिर कर्मकांड, अनुष्ठान, रीति रिवाज इन सबको अपनाती है, उसको सांस्कृतिकरण कहते हैं। और जो ये सांस्कृतिकरण की जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, इनके राइटर का नाम है M.N. श्रीनिवास। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी लिया जाता है कि सांस्कृतिकरण की जो डेफिनेशन है किसने दी है। तो किसने दी है, M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन। बात करते हैं अगली डेफिनेशन क्या है। प्रबल जाति और प्रभुत्व जाति क्या होता है। अब जैसे कि इसमें दो लिख रखे हैं मैंने, प्रबल जाति और प्रभुत्व जाति। अब वो पूछ लेगा प्रबल जाति क्या होता है और प्रभुत्व जाति क्या होता है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दोनों अलग अलग है, पर लेकिन है एक ही। ठीक है, इसलिए मैंने साथ में लिखा ताकि कंफ्यूज ना हो। प्रबल जाति और प्रबुद्ध जाति क्या होता है। वह जाति जो किसी गांव या क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से संपन्न होती है तथा दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ती है, प्रबल जाति या प्रभुत्व कहलाती है। मतलब कि कोई जाति है किसी गांव में या क्षेत्र में, मतलब कि कोई कस्बा हो गया, कोई गांव हो गया या क्षेत्र हो गया, उसकी आर्थिक, उसकी राजनीतिक, उसकी सामाजिक रूप से संपन्न होती है। मतलब कि उसकी इकोनॉमिक, उसकी पॉलिटिकल, उसका सोशल जो भी है वो संपन्न रूप से है, तथा दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अब बात है कि अगर एक जाति
एक जाति दूसरी जाति के पास रह मतलब कि एक समूह में रह रही है और दूसरी जाति उसके समूह में रहेगी, तो उसका जो खान पान है, पहनावा है, उसकी आर्थिक स्थिति है, उसकी राजनीतिक सोशल जो भी है, उसका दूसरों पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रभुत्व जाति या प्रबल जाति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने लिख भी रखा है, इसे तो खासकर पढ़ ही लेना। टोटम क्या होता है, इम्पोर्टेंट है ये कि ये क्या होता है। टोटम का अर्थ बताना है कि क्या होता है। जनजातियों में टोटम के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। यह टोटम एक काल्पनिक पूर्वान पेड़, फल, पशु, पत्थर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। मतलब कि इसमें जो जनजाति होती है वहाँ पे इसको बहुत अच्छा यानी कि श्रद्धा होती है। मतलब कि जो टोटम होती है, यह टोटम एक काल्पनिक पूर्वान है जो जिसमें पेड़ भी आ गया, फल आ गया, पशु आ गए, पत्थर आ गए इत्यादि कुछ भी हो सकता है। जनजाति के सदस्य टोटम को पत्नी मानते हैं। मतलब कि ये जो हो गया, सॉरी गलत हो गया। टोटम को मतलब कि जो जनजाति होते हैं ना, जनजाति के जो सदस्य होते हैं, टोटम जो अर्थ है उसको पवित्र मानते हैं। अब वहाँ पे जो जितनी भी जनजाति लोग रहते हैं, जितने भी जनजाति के सदस्य रहते हैं, टोटम को उसे पवित्र मानते हैं, यानी कि अच्छा मानते हैं। कि फल व पौधे के रूप में टोटम में देवी शक्ति निवास करती है। मतलब कि जो फल है, जो पेड़ हैं और जो वहाँ पे पौधे लगे हैं, टोटम के रूप में उसको देवी के रूप में मानते हैं। मतलब कि उनकी पूजा करते हैं, उनको पवित्र मानते हैं और ये समझते हैं कि यहीं पे निवास करती है और यहीं पे इनको शक्ति भी प्राप्त है, जिसे हम कहते हैं टोटम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हमारी दूसरी डेफिनेशन है पृथक्करण क्या होता है। पृथक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथक का अर्थ क्या होता है। पृथक की मीनिंग क्या होती है। पृथक मतलब अलग, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। पृथक्करण क्या है। कुछ विद्वानों का मानना था कि जनजातीय समुदाय से रक्षा की जानी चाहिए। मतलब कि जो विद्वान होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो राइटर्स होते हैं, वो लिख देते हैं। अब जैसे कि अब इन्होंने लिखा है कि जनजातीय जो होती है वो समूह से रक्षा की जानी चाहिए। जो भी ग्रुप्स हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जो जनजातियाँ हैं, जो कि यहाँ पे न रह के पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों और जंगलों में जो जनजातियाँ रहती हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए, उनको सारी सुविधा प्राप्त की जानी चाहिए, कुछ विद्वानों का कहना है। पृथक्करण का अर्थ ये होता है। और उनको ये नहीं होना चाहिए कि उनको अलग नहीं समझना चाहिए हमसे, वो भी हमारी ही तरह रहते हैं। बस उनका थोड़ा हमसे जो खान पान रहन सहन वो थोड़ा अलग हो जाता है, भाषा, लेकिन वे होते हमारे तरह ही हैं। तो विद्वानों का मानना है कि पृथक्करण नहीं करना चाहिए, उनको हमारे जैसे ही समझना चाहिए समुदाय में, और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या, एकीकरण से क्या अभिप्राय है। एकीकरण एक साथ, ठीक है, उसमें था इसमें था हमारा पृथक्करण में अलग अलग ना करना, एकीकरण यानी कि एक साथ। कुछ विद्वानों का मत था कि जनजातियों के विकास पर ध्यान देना। यहाँ पर मतलब कि जैसे कि सबका डेवलपमेंट होता है, सबका विकास करना है, ऐसे ही सब मिलकर एक साथ जो जनजातियाँ उन पर ध्यान देना और उनके डेवलपमेंट में पूरा योगदान देना, उनका विकास करना। ठीक है, एकीकरण ये है, कुछ विद्वानों ने ये कहा था। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात करते हैं कि जनजाति समाज का वर्गीकरण। अब हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा और जाति और वर्ण के बारे में पढ़ा और उसके बारे में पढ़ा हमने, और जैसे कि हमने परिवार के बारे में पढ़ा, परिवार के कितने टाइप होते हैं, तो हमने सब पढ़ा। तो अब हम जनजाति समाज का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि ये दो प्रकार में बांटे गए हैं। पहला है हमारा स्थायी विशेषक और दूसरा अर्जित विशेषक। स्थायी परमानेंट और अर्जित यानी कि किसी भी चीज़ को अर्जित जैसे होता है ना, अर्जित कर दिया गया। जैसे कि स्थायी है, परमानेंट है विशेषक, इसमें लिखा है इसमें क्षेत्र भाषा शारीरिक संगठन शामिल है। स्थायी में जो भाषा है वो शारीरिक संगठन शामिल है। इस क्षेत्र में भाषा से रिलेटेड जो भी है वो इसमें है, स्थायी विशेषक में। अब बात करते हैं कि अर्जित विशेषक क्या होता है। अर्जित में ये होता है कि इसमें जनजातियों का जीवन यापन हिंदू समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो जनजाति हैं उनका जो भी जीवन है
जो यापन है, मतलब कि जीवन बिताना है उनको, वो हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ। अर्जित ये हो गया। ठीक है, अब हम इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। कभी कभी होता है कि इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में, कभी कभी 4-5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक में डिफरेंस। जैसे कि स्थायी विशेषक में पहला पॉइंट है जनसंख्या के आधार पर। स्थायी मतलब कि इसमें जनसंख्या के आधार पर। स्थायी विशेषक में भाषा के आधार पर, शारीरिक, मतलब कि स्थायी में तो हो गया जनसंख्या के आधार पे, भाषा के आधार पर, और शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, इसमें ये हो गया। लेकिन अर्जित में क्या होता है कि जो भी हमारी जनजाति है ना, और जो भी उनका जीवन यापन करने का, वो पूरा हिंदू समाज पे उनकी मुख्य धारा से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मुख्य धारा का दृष्टिकोण से जनजातियों को हिंदू समाज में मिली परिस्थितियों की दृष्टि से भी देखा गया है। जो भी जनजातियां हैं उनको हिंदू समाज में जो भी परिस्थिति है उसकी दृष्टि से भी देखा जाता है कि उनकी क्या 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 परिस्थिति है, क्या नहीं है। तो हिंदू समाज जो उनकी सेवाएं या फिर उनको उनके जीवन यापन के लिए प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान करेगा। कुछ को इसमें उच्च स्थान दिया गया और जबकि अधिकांश को मुख्यतः निम्न स्थान, मतलब कि जैसे कि कुछ में तो इसमें जो जिसको हिंदू समाज है, हिंदू समाज में जो जनजातियाँ आ गई, जनजातियों में कुछ को अच्छा स्थान दिया गया और कुछ को निम्न स्थान दिया गया। ठीक है, तो स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक में यही है। स्थायी में जनसंख्या के आधार पे, भाषा के आधार पे, शारीरिक, और इसमें अर्जित में ये आ गया। अब बात करते हैं आगे। ये तो मान ही लो कि इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजाति विकास। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि इसमें जो ये इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी परियोजना के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों को बुरी तरह प्रभावित किया गया है। बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई। मतलब कि राष्ट्रीय विकास, जैसे जनजातियाँ होती हैं उनके लिए कुछ विकास के लिए, राष्ट्र विकास के लिए कुछ योजनाएं या फिर कुछ बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं, रोजगार दिए जाते हैं। तो ये वो उसके ऊपर है कि इसमें क्या क्या बात की गई है। जैसे कि बड़ी बड़ी परियोजना के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों को बुरी तरह से प्रभावित किया गया है। ठीक है, मतलब कि अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया गया, बुरी तरह से उनकी तरह व्यवहार किया गया और बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई। ठीक है, इसमें ये बात की गई है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि इस प्रकार विकास से जनजातियों को हानि की कीमत पर मुख्य धारा को लोग लाभान्वित, मतलब कि अगर जब बड़े बड़े मतलब कि बांध बनवाए गए, खाने खुदवाई गई, तो जब जनजातियों को हानि भी होएगी तो उसकी जो कीमत है ना वो मुख्य धारा से लोगों को लाभान्वित हुई। मतलब कि अब एक तरफ से उनके लिए हम बुरा सोच रहे हैं और एक तरफ से उनके लिए ठीक सोच रहे हैं। तो एक तरफ से जनजातियों को हानि भी और दूसरी तरफ से उनको लाभ भी हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। थर्ड में है कि अधिकतर जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित रही। जो भी जनजाति थी ना, क्योंकि जनजाति क्या थी ना कि जो समुदाय थे जनजातियों के समूह, वो पेड़ों मतलब सॉरी पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। तो वो किस पे आश्रित रहते थे? आश्रित रहते थे वनों पे। जो भी वहाँ पे उन्हें मिलता था वो वहीं से खाते थे, वहीं पे रहते थे। तो सबसे ज़्यादा वो वनों पर आश्रित रहे, इसलिए वन छिन पाने से उन्हें भारी धक्का लगा। अब क्या हुआ, जब वहाँ पे जहाँ पर पहाड़ जंगलों में वहाँ पे खदानें खोदी जाएंगी, बांध बनवाए जाएंगे, तो जनजातियों को, जो भी वहाँ के सदस्य जनजाति जो लोग वहाँ पे रह रही है, तो उनको क्या होगा, नुकसान होगा। और जो भी वन थे, वन जो थे वहाँ पे पेड़ पौधे थे वो इनसे छिन जा रहे थे। तो वो इनको भारी धक्का लगा। जनजातीय संस्कृति विलुप्त होने लगी। ठीक है, बड़े पैमाने पर उन्हें उजाड़ा गया। तो ये गलत बात है ना कि जनजाति जो थी हमारी संस्कृति, जो उनकी संस्कृति थी वो विलुप्त होने लगी और बड़े पैमाने पर उन्हें उखाड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट है 2 प्रकार के मुद्दों में जनजातीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या हुआ, जब ऐसा लगा ना
कि जो विद्वान थे हमारे, फिर उनको ऐसे लगा ना कि वहाँ पे जो बांध थे, बांध बनाए गए और खदानें खोली गई, तो उसके वजह से फिर विद्वानों ने क्या हुआ कि जब जनजातियों पर बहुत बुरा खिलवाड़ किया गया, तो फिर उनके लिए आंदोलन चलाए गए, जो कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण था पहला, और दूसरा था निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान, जो उनकी संस्कृति यानी कि उनकी संस्कृति भी बनी रहे, और उनको आर्थिक जो भी उनको पैसों की ज़रूरत है, जो संसाधन है, उस पर भी नियंत्रण किया गया। यह दोनों साथ साथ चल सकते थे, परंतु जनजाति समुदाय में विभिन्न होने से ये अलग हुए। मतलब कि ये जो दोनों थे ये साथ साथ चल सकते थे, आर्थिक संसाधन और निर्जातीय सांस्कृतिक, लेकिन जनजातीय समुदाय में इन्हें विभिन्नता होने से ये अलग हो गए, मतलब कि अलग अलग करना पड़ा इनको। एक लंबे संघर्ष के बाद, जब फिर एक मतलब कि कई सालों के बाद लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्यों का दर्जा मिल गया। सरकार द्वारा उठाए नए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोह ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई। मतलब कि फिर क्या हुआ, एक लंबे जब संघर्ष स्ट्रगल के बाद वो झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, अलग अलग राज्यों का दर्जा मिल गया था, झारखंड को भी और छत्तीसगढ़ को भी, कि यहाँ की जो जनजाति है और जो यहाँ की जनजाति है, उन दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे जंगलों में रहने का। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर वही नए कठोर कदम जो थे अपनाए गए, वो उन पे जब लड़ाई हुआ, विद्रोह हुआ, तो पूर्वोत्तर के जो राज्य थे उनकी अर्थव्यवस्था थी, उनकी संस्कृति थी, तो उसके जो समाज था उस पर भारी हानि पहुंचाई। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य हो गए थे, उनको दर्जा भी मिल गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, पर फिर सरकार के द्वारा नए कदम उठाए गए, तो फिर उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था पे बहुत हानि पहुंचाई। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जाति व्यवस्था में समकालीन परिवर्तन क्या होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन है ना, इसको हम वैसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले ये टॉपिक लिख दिया, ये वाला टॉपिक लिखोगे अगर क्वेश्चन में आगे जाति व्यवस्था में समकालीन परिवर्तन। अब हेडिंग लिख दी, यहाँ पे एक हेडिंग जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखी है जाति व्यवस्था में समकालीन परिवर्तन, यहाँ पे हेडिंग लिख दी। हेडिंग के बाद जैसे ऐसे लिखते हैं ना, पॉइंट में ऐसे चार्ट बना देते हैं। चार्ट में पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि खान पान से संबंधित, फिर दूसरा लिखेंगे व्यवसाय से संबंधित, फिर तीसरा लिखेंगे उच्च जातियों से, फिर निम्न जातियों से, फिर विवाह से, फिर शिक्षा से, ऐसे करके लिखते हैं ना। फिर हमारा जो पेपर होना है फिर अट्रैक्टिव सा लगता है जब हम ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ को या फिर किसी टॉपिक को, कोई क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को लिखे तो ऐसे ही लिखना पेपर में। अब जैसे कि उसमें लिखा है, मैंने तो ऐसे लिखा है, ऐसे भी अट्रैक्टिव ही लगेगा, पर अगर हम चार्ट के थ्रू बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जाति व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या क्या परिवर्तन किए गए समकालीन में। ठीक है, पहला है खान पान संबंधित परिवर्तन, प्रतिबंधों में परिवर्तन। जो भी खान पान से संबंधित था, जिन पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन, चेंजेस किए गए। सब प्रकार के लोगों के इस्तेमाल से रेल, बस, रेस्टोरेंट, होटल आदि के कारण खान पान संबंधित प्रतिबंध कमज़ोर होते जा रहे थे। क्या हुआ, जितने भी रेस्टोरेंट थे, होटल्स थे या स्टॉल थी, जो भी था जिसमें भी खाने से संबंधित अपना काम चला रहे थे, उस पर क्या हो गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो वो क्या हो गए, कमज़ोर होने लगे, क्योंकि अब जब वो खाने से संबंधित ही सही नहीं होगा, फिर उनका रोज़गार कैसे चलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। तो अब जब इसमें प्रतिबंध लगा दे तो हमें उसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा कि हम अपना रेस्टोरेंट सही से चलाएं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल्स खोल सकते हैं, होटल्स में सही संबंधित खाना। तो सेकंड क्वेश्चन है व्यवसाय से संबंधित, मतलब कि जो भी रोज़गार है, जो भी उनका रोज़गार चल रहा है छोटा मोटा, ये उससे संबंधित है। जैसे कि उद्योग धंधे व विभिन्न व्यावसायिक प्रतिबंध, जैसे कि जो भी
जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या विभिन्न जो डिफरेंट हमारे रोजगार हैं, व्यवसायिक है, उस पर प्रतिबंधों का पालन कमज़ोर होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी के खुले विचार व्यावसायिक प्रतिबंध को कायम रखने में बाधक हो रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहा है, हमारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं या फिर जितने भी हमारे व्यवसायिक हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जो वो कमज़ोर बनाया जा रहा है। और जितनी भी युवा पीढ़ी है, जितनी भी कार्यशील हैं, मतलब कि कार्यशील युवा हैं जो कार्य कर रहे हैं, उसके जो भी विचार है, खुले विचार, उसके व्यवसाय पे अगर मतलब वो कुछ बोल भी रहे हैं तो उस पर भी प्रतिबंध, यानी कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, बाधक, मतलब कि समझ जाओ, बाधक हो रहे हैं। ठीक है। थर्ड थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, उच्च जाति का प्रभुत्व घटना। विभिन्न जातियों के मध्य उच्च नीच को, मतलब कि जितनी भी हमारी जाति है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। ऊंच नीच का जो भी अधिक्रम पाया जाता है, नवीन संवैधानिक व्यवस्था व्यक्तिगत कुशलता के कारण टिक नहीं पा रहा है और परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के लाख कहने के बावजूद भी जाति प्रथा को अनुपयोगी समझा जा रहा है। मतलब कि उच्च जातियों का प्रभुत्व घटना, ये क्या हो रहा है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कि अगर उच्च जाति हो या नीच जाति हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी है उच्च जाति का प्रभुत्व है और निम्न जाति पर ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ठीक से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। ठीक है। ब्राह्मणों के जो जाति प्रथा है उसको अपनाया जा रहा है और जो निम्न जाति के उन पे रोक टोक लगाई जा रही है। फोर्थ है निम्न जातियों को समान अधिकार। फिर इसमें लिखा गया परिवर्तन करना चाहिए कि जो निम्न जाति है उनको समान अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसे कि उच्च जाति है ऐसी ही निम्न जाति है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद के द्वारा, मतलब कि जो भारतीय संविधान है उसके उन्होंने जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसके द्वारा धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि पर आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। सही बात है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सही रूप से लिखा है, उसमें अनुच्छेद हैं, अगर आप पढ़ोगे तो उस अनुच्छेदों में लिखा गया है कि जितनी भी धर्म है, जाति है, लिंग है, रंग है आदि जितने भी भेदभाव हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गांधी जी के प्रयास या सुधार आंदोलन को फलस्वरूप कुछ नवीन सामाजिक अधिनियम भी बन गए हैं जो ऊंच नीच व आधारित भेदभाव की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब कि गांधी जी का भी एक सुधार आंदोलन था, जब उन्होंने गांधी जी ने अपना एक आंदोलन बताया था सुधार आंदोलन, तो उन्होंने उसमें बात की है ऊंच और नीच की, जिसमें समाज के अधिनियम के अनुसार ऊंच और नीच पर आधारित जितने भी भेदभाव है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अब लिखते हैं, मतलब कि अनुमति नहीं दी गई है कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें ऊंच नीच का। ऊंच नीच मतलब कि ये हो गया कि हम ब्राह्मण हैं, तू ये है तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही समुदाय में रह रहे हैं, तो हमें हक है सभी का एक साथ रहना और सभी को समान अवसर मिलना, सभी के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। फिफ्थ है हमारा विवाह संबंधित प्रतिबंध में परिवर्तन। विवाह के क्षेत्र में बने अधिनियम, शिक्षा, नगरीय प्रभाव, स्त्री पुरुष के साथ साथ काम करना आदि के कारण विवाह संबंधित प्रतिबंध ढीले पड़ते जा रहे हैं और प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह, विलम्ब विवाह आदि को समाज में पूरी तरह से स्वीकार रहा है। ठीक है। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो प्रेम विवाह है उसको स्वीकार नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समाज में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस किए गए हैं कि जो अंतर्जातीय विवाह है, एक जाति में विवाह करना, और प्रेम विवाह जो है और विलम्ब विवाह है, इनको समाज में पूरी तरीके से स्वीकार किया गया है। इसमें ये चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा, चाहे वो, और ये था कि शिक्षा से जैसे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अब लड़कियों को पढ़ाया भी जाता है। नगरीय समाज स्त्री पुरुष के साथ साथ काम करना, मतलब कि ये नहीं कि स्त्री काम नहीं कर सकती और पुरुष काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ समान व्यवहार किया गया है, स्त्री भी काम कर सकती है और पुरुष भी काम कर सकते हैं। विवाह से संबंधित यही है कि प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह और विलम्ब विवाह आदि
समाज में पूरी तरीके से स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया। ये सारे ऐसे पॉइंट में बना के लिखना। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, इसका लास्ट पॉइंट हमारा है शिक्षा से संबंधित। ठीक है, शिक्षा से संबंधित में परिवर्तन क्या गए हैं कि शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जातियों तक ही सीमित नहीं रह गया, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में निम्न जातियों को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षित होने के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से प्राप्त हो रही है। मतलब कि ये नहीं था कि सिर्फ उच्च जाति के जो बच्चे हैं वही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो निम्न जाति के या उच्च जाति के कुछ भी हो, किसी भी तरह के धर्म जाति, सबको हटा दो, सबको समान शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी सुविधा प्राप्त की गई कि शिक्षा तो दी जाएगी और जो छात्रवृत्ति हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाएगी, अन्य सुविधा भी दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप जैसे कि ये समझाया मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमें चार्ट में बनाना है। वैसा आपकी मर्ज़ी है कि चार्ट में बनाओ या नहीं। वैसे अगर हम चार्ट में बनाएंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, ये क्वेश्चन हो कंप्लीट हो गया। ये वाला राष्ट्रीय विकास बनाम भी समझ में आया ही होगा कि क्या क्या आंदोलन किस तरीके से जनजातियों के ऊपर व्यवहार किया गया और फिर उसको उसमें सुधार किया गया, और ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। एकीकरण, पृथक्करण क्या होता है और डेफिनेशंस। ठीक है, आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।